Good morning students, how are you? Welcome to all of you in physics class। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने थर्ड चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था। हमने डिस्कस कर लिया था व्हाट इज बायोट-सैवर्ट लॉ। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। बेटा इसकी 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। आज हम फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन का नेम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। इसका क्या मतलब है? हमारे पास एक्स वाई एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें आई करंट पास हो रहा है। इस करंट के कारण किसी गिवन पॉइंट पी पे, ठीक है, हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था, अगर कोई भी कंडक्टर में करंट पास होता है तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्स वाई हमने कंडक्टर कंसीडर किया, आई हमने कंडक्टर के में करंट पास किया, कंडक्टर का सेंटर हमने सी कंसीडर किया, सी से हमने एक ए डिस्टेंस पे पॉइंट पी कंसीडर किया। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, इस कंडक्टर के 2 एंड हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, हमने एक्स को पी के साथ मैच कर दिया, वाई को पी के साथ मैच कर दिया। अब एंगल देखो, सी पी हमारे पास मतलब कि सेंटर वाली लाइन है। ठीक है, एक्स वाई, सी पी और एक्स वाई के बीच में एंगल फाई 1 है, सी पी और वाई पी के बीच में एंगल फाई 2 है। ठीक है, हमने इस कंडक्टर का स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया आई डी एल ओ पॉइंट पे। ठीक है, ओ और पी को हमने मैच कर दिया। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो मतलब कि लाइन ओ पी है वो सी पी के साथ फाई एंगल बना रही है। हमारे पास कितने एंगल हो गए? फाई 1, फाई 2 एंड फाई, और इस एंगल को हमने थीटा कंसीडर कर लिया। अब हम इस डायग्राम में बायोट-सैवर्ट लॉ अप्लाई करेंगे। बायोट-सैवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मतलब कि अगर किसी कंडक्टर में करंट पास हो रहा है, उसका हमने स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया। इस स्मॉल एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड होता है उसकी ये वैल्यू होती है। बेटा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, इस मतलब की टर्म को मैंने आपको अलग अलग फॉर्म में राइट करना सिखाया था। हम इस टर्म को ऐसे भी राइट कर सकते हैं और ऐसे भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इस टर्म में डीएल, साइन थीटा और आर की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सबसे पहले देखो हम साइन थीटा की वैल्यू कैसे पुट करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम एक ट्राइंगल पीओसी कंसीडर करेंगे। ठीक है, पीओसी, इसमें ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है? 90 का, ये एंगल थीटा है और ये वाला एंगल कितना है? फाई। इसलिए हम राइट कर सकते हैं थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90। थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90। थीटा किसके इक्वल आएगा? 90 माइनस फाई। हमने क्या किया, ये भी हमारे पास एंगल है, ये भी हमारे पास एंगल है, हमने एंगल के दोनों साइड साइन और साइन को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, देखो साइन 90 माइनस फाई की वैल्यू होती है कोस फाई, इसलिए हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? कोस फाई के। अब ये एंगल ट्रायंगल देखो बेटा ध्यान से, सी ओ पी। ठीक है, इसमें मतलब कि ए अपॉन आर, ए बेस है, आर हाइपो है, ए अपॉन आर मतलब कि किसके इक्वल होएगा? कोस फाई के। मतलब कि मैंने आपको बताया सी पी और ओ पी के बीच में एंगल फाई है, इसलिए जब भी हम सी ओ पी ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे हम एंगल फाई कंसीडर करेंगे। ओके, इसलिए हमारे पास कोस फाई किसके इक्वल आ गया? ए अपॉन आर के। ठीक है, कोस फाई किसके इक्वल आ गया हमारे पास? ए अपॉन आर के। आर की वैल्यू आ गई हमारे पास ए अपॉन कोस फाई। हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। अब हमने डी एल की वैल्यू फाइंड करनी है। डी एल की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, हम एक फिर ट्रायंगल कंसीडर करेंगे सी ओ पी। ठीक है, इसमें देखो एल ये पड़ा है, ये परपेंडिकुलर है, हम tan फाई कंसीडर करेंगे। tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो tan फाई इज इक्वल टू एल अपॉन ए। हमारा tan फाई किसके इक्वल आ गया? एल अपॉन ए के। एल किसके इक्वल आ गया? ए tan फाई। हम
क्या करेंगे, डी फाई के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन करेंगे। डी एल अपॉन डी फाई किसके इक्वल आ गया, ए सीकन स्केयर फाई, क्योंकि tan फाई का डेरिवेशन क्या होता है, सीकन स्केयर फाई। ओके, अब हमारे पास dl की वैल्यू आ गई a सीकन स्केयर फाई डी फाई। अब हम dl साइन थीटा और r की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, सीकन स्केयर फाई किसके अपोजिट होएगा, कोस स्केयर के। सीकन स्केयर फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्केयर फाई, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, a के साथ a कैंसिल हो जाएगा। सो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई a कोस फाई डी फाई। अब हमने क्या फाइंड करना है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। हम लिमिट पुट करेंगे -φ1 φ2, माइनस राइट करेंगे क्योंकि ये डाउनवर्ड है एंगल, ये अपवर्ड है, इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, इसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अब हमने इसका इंटीग्रेशन करना है कोस फाई का, कोस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई। ठीक है, हमने लिमिट पुट कर दी, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब देखो बेटा, लिमिट पुट करने का क्या मेथड होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट पुट कर दी माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, साइन माइनस फाई किसके इक्वल होता है, माइनस साइन फाई के, इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। ठीक है, हमारे पास ड्यू टू स्टेट कंडक्टर जो कि अपने अंदर करंट पास कर रहा है, उसके कारण पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब हमने बी की डायरेक्शन फाइंड करनी है। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे। डायरेक्शन ऑफ बी इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, इट इज एंटी क्लॉकवाइज इफ करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी। अगर करंट ए टू बी फ्लो होता है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो होता है, इसकी डायरेक्शन होगी बी टू ए। ओके स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट एप्लीकेशन कवर कर ली है बाउट-सैविट लॉ की। हमने क्या फाइंड किया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट। अब हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। फर्स्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था, जो हमारे पास एक कंडक्टर था वो स्टेट था। अब जो हमारे पास एक कंडक्टर है वो सर्कुलर कॉइल की फॉर्म में है। इस सर्कुलर कॉइल में करंट पास हो रहा है, इस मतलब कि कॉइल के कारण जो करंट पास हो रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड हो रहा है वो हमने फाइंड करना है। सबसे पहले हमने एक सर्कुलर कॉइल कंसीडर की, इसमें आई करंट पास हो रहा है, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी। ठीक है, हमने कंसीडर किया सपोज सर्कुलर कॉइल इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट ईच ऑफ लेंथ डीएल। जो रिंग है वो स्मॉल एलिमेंट से बनी हुई है। ठीक है, हर एक की लेंथ कितनी है, डीएल। ठीक है, हमने एक लेंथ को कंसीडर किया, उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है, आर। डीएल और आर में एंगल कितना है, 90। ठीक है, अब हम इसमें बाउट-सैविट लॉ अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा बेटा टॉपिक ही है एप्लीकेशन ऑफ बाउट-सैविट लॉ। ठीक है, बाउट-सैविट लॉ को हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, एक आर के साथ एक आर कैंसिल हो जाएगा। देखो ध्यान से, डीएल और आर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, हमने इसको ओपन किया, डीएल आर साइन थीटा आ गया, एक आर के साथ एक आर कैंसिल हो गया, हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हमने थीटा की वैल्यू पुट करनी है। देखो डीएल और आर में एंगल 90 है, इसलिए हम साइन 90 पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, इसलिए हमारे पास डीवी आ गया म्यू नॉट पॉन 4 पाई आई डीएल पॉन आर स्क्वायर। अब हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन करेंगे। हमारे पास ये टोटल टर्म है, इसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन में ये टर्म कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई पॉन 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे। इंटीग्रेशन के अंदर रह गया डीएल। हमने एक स्मॉल एलिमेंट की लेंथ डीएल कंसीडर की थी। टोटल सर्कल का जो मतलब कि सर्कमफ्रेंस है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, इसलिए इस टर्म की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट पॉन 4 पाई
2ia/r का r का स्क्वायर नहीं, ओनली r। ये ओनली वन रिंग के लिए है क्योंकि हम स्टार्टिंग में ओनली वन रिंग को कंसीडर किया था। अगर हमारे पास सर्कुलर कॉइल में n टर्न्स है, मतलब कि हमारे पास अगर n रिंग है तो इस टर्न को हम n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। b हमारे पास आ जाएगा μ0/4 पाई 2 पाई ni/r। अब हमने इस टर्म को इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल, क्योंकि सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है, 2 पाई। एंगल सबटेंडेड बाय द कॉइल एट द सेंटर, मतलब कि ये फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया, बी किसके इक्वल आ गया, μ0/4 पाई i/r एंगल सबटेंडेड बाय कॉइल एट द सेंटर। ओके, अब देखो ध्यान से डायरेक्शन। इफ करंट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ बी इज इनवर्ड, क्योंकि राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर करंट क्लॉकवाइज होता है तो उसकी डायरेक्शन इनवर्ड आएगी, मतलब कि डाउनवर्ड आएगी। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन क्या आएगी, अपवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, मतलब कि इस रूल को आप ध्यान से स्टडी करो। अगर हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हैं, दोनों के बीच में क्रॉस है, तो जो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है दैट इज आल्सो वेक्टर। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर सकते हैं। अगर मतलब कि करंट एंटी क्लॉकवाइज होएगा तो मतलब कि थर्ड फिजिकल क्वांटिटी होएगी, उसकी डायरेक्शन क्या होएगी, इनवर्ड, मतलब कि डाउनवर्ड। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन क्या होएगी, अपवर्ड। बेटा ये डायरेक्शन मैं हर आर्टिकल के बाद इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि एग्जाम में अगर ये आपको 5 मार्क्स की एप्लीकेशन होती है तो 1 मार्क्स के डायरेक्शन के नंबर हैं, ठीक है। अगर आपने डायरेक्शन को नहीं राइट किया आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने बायोट सैवर्ट लॉ की 2 एप्लीकेशन को स्टडी किया। फर्स्ट एप्लीकेशन में हमने स्टडी किया अगर किसी स्टेट कंडक्टर में करंट पास होता है, ठीक है, तो किसी गिवन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसकी वैल्यू। सेकंड, किसी रिंग में करंट पास होता है तो किसी मतलब कि उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड होएगा उसकी वैल्यू को हमने फाइंड किया। ये 2 एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से इसको स्टडी करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।